Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 9 for your chapter number 4 of auditing. And students, I tried to increase the volume, but with the increase in the volume, the quality of the video was compromising and the quality of the sound was also compromising. So that is why I haven't increased the volume. Okay, and so you have to use earphones if you are not able to listen me properly without earphones or headphones. Okay, so please do use them, and soon I'll try to build up a proper setup so that my means I am audible to all of you. Okay, but till then you have to adjust to it. Okay, and I'm starting with the topic number 5 with the Hindi explanation, and only 3 topics from this chapter are left now: 5, 6 and 9. Okay, so I'll soon cover the remaining topics, and in this video I'll try to cover 5th topic completely. So starting with the Hindi explanation, and we'll drop the timestamp for English explanation. So let's get started with the video. After assimilating the internal control system, the auditor needs to examine whether and how for the same is actually in operation. अब अभी तक आप लोगों ने इंटरनल कंट्रोल क्या होता है वो पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं इंटरनल कंट्रोल का। अब इवैल्यूएशन का ही फर्दर स्टेप है टेस्टिंग करना। तो इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग जो है वो मतलब है एक ही चीज़। बस इवैल्यूएशन में आप क्या चेक करते हो कि जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है इज़ इट प्रॉपर, है ना, ये चीज़ आप चेक करते हो। एंड टेस्टिंग में आप ये चेक करते हो कि जो इन्होंने डिज़ाइन बनाया है वो वैसा का वैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है या सिर्फ ऑन पेपर्स ही या सिर्फ दिखावे का ही है। तो ये डिफरेंस आपका बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज टेस्टिंग इंक्लूड्स इवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो आफ्टर एसिमिलेटिंग, जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब लगा लेते हैं एंटिटी में, तो ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ता है कि ये जो है ये एक्चुअली ऑपरेट हो रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ देखने का ही है। तो फॉर दिस ही रिजॉर्ट्स टू एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इन द ऑपरेशन। तो उसके लिए वो क्या करता है, टेस्टिंग करता है। दिस ही डज ऑन अ सेलेक्टिव बेसिस। ही कैन प्लान दिस टेस्टिंग इन सच अ मैनर दैट ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज आर कवर्ड in a period of say 3 years. Selective testing is being done by application of procedural tests and auditing in depth. तो इन्होंने बस ये बोला है कि मतलब वो टेस्टिंग करता है ये देखने के लिए कि वो ऑपरेशन में है या नहीं जो इन्होंने सिस्टम लगाया है, और ये सेलेक्टिव बेसिस पे कर सकता है ऑडिटर। तो ये ऑडिटर के ऊपर है कि उसको कौन सा एरिया पहले देखना है, कौन सा बाद में देखना है, एंड उसी के ही बेसिस पे वो क्या करता है, कुछ पीरियड डिसाइड करता है एंड कुछ प्रोसीजर्स डिसाइड करता है जहाँ उसको लगता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उसको ज़्यादा वीकनेस लग रही है या फिर ज़्यादा मटीरियल एरिया है, तो वहाँ वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन करता है एंड प्रोसीजर्स उस अकॉर्डिंग प्लान करता है, ठीक है ना। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ। तो ये दो बातों की इफेक्टिवनेस के लिए मतलब दो बातों के इफेक्टिवनेस का एविडेंस लेने के लिए हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं। फर्स्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दैट इज़ whether they are suitably designed to prevent, detect and correct material misstatement. अब ये जो वर्ड है ना ये कीवर्ड है। तो हम कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं तो हम क्यों लगाते हैं, जिससे जो हमारी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मेरी बातों पे ध्यान देना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उसको हम इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाते हैं, अपने एंटिटी में कंट्रोल्स क्यों लगाते हैं, जिससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो पाए। अब ये जो भी मैंने वर्ड्स बोले, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। अगर आप इनमें से कोई एक भी वर्ड नहीं लिखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप ये सारे के सारे वर्ड्स लिख दोगे तो इसमें आपको कुछ रटना तो नहीं पड़ा, लेकिन क्या हुआ, आपका जो आंसर होगा ना उसका इम्पैक्ट ही अलग बैठेगा एग्जामिनर पे, ठीक है ना। तो ये जो कीवर्ड्स जो मैं बोलती हूँ ना बहुत ध्यान से सुना करो। तो इस जैसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट के प्रीफिक्स में मैं मटेरियल लगाती हूँ, तो ऑडिटर मटेरियल बातों से कंसर्न होता है इसलिए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दीजिए। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस किस बात का एविडेंस हम ऑब्टेन करने के लिए लेते हैं कि जो सिस्टम हम लोगों ने लगा रखा है, मतलब सिस्टम जो एंटिटी जिसका हम
हम लोग मतलब मैं यहाँ मैनेजमेंट को रेफ़र कर रही हूँ, बट ठीक है मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ, हम लोग से हम लोग ऑडिटर की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी सिस्टम मैनेजमेंट ने लगा रखा है, जिस एंटिटी का हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं उसने लगा रखा है, तो क्या वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और फिर सेकेंड बात हम लोगों को ये चेक करनी होती है ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स थ्रू आउट द पीरियड, कि ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में तो ऑपरेट हो रहा था जब इंटरनल कंट्रोल लगा फिर हुआ ही नहीं, या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई, कंपनी में कुछ ऐसी बात आ गई कि वो कंट्रोल्स फेल हो गए। तो ये चीज़ भी ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी कि वो ऑपरेशंस जो हैं वो मतलब जो इंटरनल कंट्रोल का ऑपरेशंस है वो एक्चुअल में ऑपरेट थ्रू आउट द पीरियड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दो बातों का टेस्ट करने के लिए ऑडिटर वेरियस टेस्ट एंड प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट वेयर स्ट्रेंथ्स इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट आर यूज्ड बाय ऑडिटर्स टू रिड्यूस कंट्रोल रिस्क। तो मतलब जहाँ कंट्रोल्स मतलब उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो पार्ट स्ट्रॉन्ग लगता है, जहाँ स्ट्रेंथ लगती है, तो उससे ऑडिटर क्या कंक्लूड कर लेता है कि यहाँ पे जो है रिस्क कम है, तो वो ऑडिटर टेस्ट करता है और उससे वो ये पता लगा लेता है कि कहाँ वीकनेस है और कहाँ स्ट्रेंथ है। Now, some of the procedures performed to obtain the understanding of the accounting and internal control systems may not have been specifically planned as test of control, but may provide audit evidence about the effectiveness of the design and operation of internal controls relevant to certain assertions and consequently serve as test of controls. अब आपको कुछ समझ नहीं आया है ना, तो ठीक है मैं आपको ये टुकड़ों टुकड़ों में समझाती हूँ। तो फर्स्ट हमारी 3 लाइन्स क्या कहनी, सम ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि जो ऑडिटर ने प्रोसीजर्स लगाए हैं अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, किन किन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, मे नॉट हैव बीन स्पेसिफिकली प्लान एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कि जो उसने प्रोसीजर्स लगाए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसको हमने प्लान ही किया हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट लिया ही हो, ठीक है, लेकिन वो प्रोसीजर्स क्या करते हैं, may provide audit evidence about the effectiveness of the design and operation of internal controls relevant to certain assertions and consequently serve as test of controls, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं सारे के सारे प्रोसीजर्स प्लान्ड ही हो उस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, बट कुछ प्रोसीजर्स जो प्लान नहीं होते हैं तो वो भी हमें, अगर हम उन्हें परफॉर्म करना पड़ जाए तो उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा इफेक्टिव आइडिया मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिल जाती है हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। तो फिर वो वाले जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में पार्ट बन जाते हैं हमारे उस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली वो पार्ट बन जाते हैं हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के। मतलब वो प्रोसीजर्स ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग के टाइम पे हो, मतलब हम लोग ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए सपोज़ मैंने 4 प्रोसीजर्स डिसाइड करे, ये मुझे परफॉर्म करना है, अब मुझे लग रहा है कि कोई 5वां, मैंने प्लान तो सिर्फ 4 ही करे थे, पर मुझे लग रहा है कि अगर मैं सपोज़ इंक्वायरी कर लूँगी, इंक्वायरी मैंने अपने प्रोसीजर्स में इंक्लूड नहीं की थी, बट अगर मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ इंक्वायरी करनी चाहिए, इस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए, तो उससे मुझे ज़्यादा इफेक्टिव आइडिया मिलेगा। तो उससे क्या होगा, मेरे को एक ज़्यादा हाई लेवल की एश्योरेंस मिल पाएगी, तो वो इंक्वायरी भी मेरा इन प्रोसीजर्स का पार्ट बन जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली फिर हमारे 5 प्रोसीजर्स हो जाएंगे हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल इन्होंने और दिया, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स पर्टेनिंग टू कैश, मतलब आप कैश की जो कैश का एरिया है वो चेक कर रहे हो, तो ऑडिटर मे हैव ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द बैंक रिकन्सिलेशन प्रोसेस थ्रू इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। तो ऑडिटर जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो उसने प्रोसीजर्स यहाँ लिखे हैं ये इसने प्लान ही कर रखे हों, बट बिकॉज इससे इसको ज़्यादा इफेक्टिव आइडिया मिल रहा है बैंक रिकन्सिलेशन प्रोसेस की इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन करने से, तो वो चीज़ करेगा एंड उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट बाद में मान लेगा, ठीक है ना। सो व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, अब ये पॉइंट कहने को छोटा है बट हु नोज़ कि एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में कैसे आ सकता है कि उन्होंने दे दिया कि ये जो प्रोसीजर था ये इसने बाद में परफॉर्म किया था, स्पेसिफिकली प्लान नहीं था, तो क्या ये आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट बनेगा, ट्रू या फॉल्स। अब आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज आप क्या बोले कि जो प्लान है फिर हमने वही डॉक्यूमेंट किया होगा, आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंचोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखो एंड यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ लिखते जाया करो, जो ये आपके पास में ब्लैंक स्पेस होता है कि हिंदी में लिख लो, ज़रूरी नहीं है कि प्लान हो, बट अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव आइडिया दे रहा है तो वो बाद में ज़रूरी हो जाएगा या बाद में वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा ना कि जब आप अपने एग्जाम से पहले उसको देखोगे, टर्न करोगे, तो हिंदी नोट्स पढ़ना ज़्यादा ईजी रहेगा। सो दैट इज़ वाई जहाँ पे भी आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको सूटेबल लगे, हिंदी में नोट्स लिखते रहा करो जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन देखते हो।
Now, when the auditor concludes that procedures performed to obtain the understanding of the accounting and internal control system also provide audit evidence about the suitability of design and operating effectiveness of policies and procedures relevant to a particular financial statement assertion, the auditor may use that audit evidence provided it is sufficient to support a control risk assessment at less than a high level. अब इसका ये मतलब हुआ कि जब ऑडिटर ने कंक्लूड करा, उसने अंडरस्टैंडिंग ली, फिर वो क्या किस कंक्लूजन पे पहुंचा, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, वो सूटेबल है, ठीक है, और इफेक्टिव भी हैं, सूटेबल भी हैं और इफेक्टिवली वर्क भी कर रहे हैं. तो बिकॉज जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं, उनकी डिज़ाइनिंग भी है वो भी सूटेबल है, तो उसका क्या मतलब होगा कि उस एरिया में जो रिस्क है वो अच्छे से प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट हो जाएगी. अब प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट जब रिस्क हो रही है तो ऑडिटर को वहाँ से कैसी ओपिनियन मिलेगी, उसको हाई लेवल ऑफ ओपिनियन मिल जाएगी, है ना, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल जाएगी, नॉट ओपिनियन, एश्योरेंस मिल जाएगी. तो उसको वो एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकता है. तो वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि वो उस चीज़ को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकता है अगर उसको ऐसा लग रहा है, कंक्लूड उसने ये किया है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सूटेबली डिज़ाइन एंड ऑपरेट भी ठीक से हो रहे हैं, इफेक्टिवली हो रहे हैं, ठीक है. तो वो उसको एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकता है प्रोवाइडेड वो सफिशिएंट हो टू सपोर्ट अ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, ठीक है. तो कंट्रोल रिस्क असेसमेंट को वो सपोर्ट करने के लिए मतलब वो सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आपका रिस्क जो है वो फर्दर प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट हो ही ना पाए एट लेस देन अ हाई लेवल. तो एट लेस देन अ हाई लेवल का मतलब ये कि मतलब रिस्क हाई हो चाहे लो हो वो डिटेक्ट हो जाए, ठीक है. तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो तभी डिटेक्ट हो, एट लेस देन अ हाई लेवल तो वो भी हमारी जो है वो डिटेक्ट हो जाए, ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हमारे क्या क्या होता है. तो इसमें हमारे इंस्पेक्शन होता है, इंक्वायरी होती है, री परफॉर्मेंस होता है और टेस्टिंग होती है. तो इंस्पेक्शन किन किन का होता है, तो आप डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हो जो ट्रांजेक्शन से हो रहे हैं. इंक्वायरी आप इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है. इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग. तो ये ये 4-5 चीज़ें हैं. तो इंस्पेक्शन आप किसका करते हो, डॉक्यूमेंट्स का, ट्रांजेक्शन्स का. इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन आप किसका निकालते हो, इंटरनल कंट्रोल्स विच लीव नो ऑडिट ट्रेल, फॉर एग्जाम्पल डिटरमाइनिंग कौन परफॉर्म कर रहा है एंड कौन परफॉर्म मतलब नॉट मेयरली हु इज़ सपोज टू परफॉर्म इट. तो इसको मैं धीरे धीरे पढ़ाती हूँ. सी फर्स्ट पॉइंट में आपका है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ट्रांजेक्शंस एंड अदर इवेंट्स टू गेन ऑडिट एविडेंस दैट इंटरनल कंट्रोल्स हैव ऑपरेटेड इफेक्टिवली प्रॉपरली, फॉर एग्जाम्पल वेरीफाइंग दैट ट्रांजेक्शन हैज़ बीन ऑथराइज्ड. तो इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो, ये चीज़ चेक करते हो कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनीज़ के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं थी, एंटिटी ऑथराइज्ड ही नहीं थी. तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी होगी. तो फर्स्ट पॉइंट आपका ओवर हो गया. सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बोला है इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन लोगे ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विच लीव नो ऑडिट ट्रेल. फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज़ डिटरमाइन करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ए बंदे को करना था वो काम लेकिन वो काम वो कर ही नहीं रहा है, ठीक है. तो आप ये चीज़ इंक्वायर करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि क्या जो बंदा उस काम को कर रहा है वो उस काम के लिए सूटेबल है, इज़ ही सपोज टू डू दैट वर्क. तो ये चीज़ आपको चेक करनी होगी. फिर इसके बाद में री परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल रिकंसिलेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स टू इंश्योर दे वर करेक्टली परफॉर्म्ड बाय द एंटिटी. तो इसका क्या मतलब हुआ, री परफॉर्मेंस में आप क्या करते हो, ऑडिटर खुद एग्जीक्यूशन करते हैं. री परफॉर्मेंस को हिंदी में बोलते हैं दोबारा से परफॉर्म करना. अब दोबारा से परफॉर्म करने के लिए आप बोलोगे मैम क्या ये जो भी मतलब ये जो भी इन्होंने अकाउंटिंग वगैरह करी है ये क्या ऑडिटर दोबारा करेगा, नहीं ये दोबारा नहीं करेगा. लेकिन जो उसको चेक करने के लिए चीज़ होगी लाइक कैश एंड बैंक है, ठीक है. तो अगर हमारे कैश एंड बैंक अकाउंट टैली नहीं कर रहे हैं तो आप क्या देखोगे, आप क्या कंक्लूड करोगे कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना. तो कैश अकाउंट सपोज बना हुआ है तो ऑडिटर क्या कर सकता है, रीपरफॉर्मेंस में बैंक अकाउंट बना लेगा एंड रिकंसाइल करके देख लेगा. तो वही चीज़ हो गई. तो फॉर एग्जांपल रिकंसिलेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स टू इंश्योर दे वर करेक्टली परफॉर्म बाय द एंटिटी. तो और जैसे पासबुक और कैश बुक, ठीक है, सॉरी बैंक बुक एंड पासबुक, तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें भी वो टैली कर सकते हैं. तो मतलब जो री परफॉर्मेंस है उसमें एक कंपोनेंट ऑडिटर चाहे तो वो खुद एग्जीक्यूट कर सकता है. तो उससे क्या होता है, या तो वो एग्जीक्यूशन करेगा प्रोसीजर्स का या कंट्रोल्स का. जैसे कि वो क्या करेगा, सपोज़ एंटिटी ने बोला, दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज़ एंटिटी ने बोला कि हमने ये कंट्रोल्स लगाए हैं ये चीज़ें प्रोटेक्ट करने में. तो ऑडिटर क्या करेगा,
उन कंट्रोल्स को एज्यूम करेगा और फिर देखेगा अगर ये कंट्रोल्स होते तो इससे क्या क्या चीज़ें वो हो सकती थी, ठीक है, एंड फिर वो चीज़ें चेक कर लेगा। तो ये चीज़ें हो गई रीपरफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि रीपरफॉर्मेंस में जैसे आप कोई पॉइंट कहते हो कि ये मुझे बता दो, या फिर होता है ना कि वो पहले उसको खुद करके देखता है तभी आपको बता पाता है कि आपने वो ठीक किया है या नहीं किया है। तो वो ये हो गया, जैसे सपोज़ मैथ्स का कोई सम है, तो आप बोलोगे कि चेक कर दो, तो फिर चेक करने की जगह क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि क्वेश्चन दो, मैं एक बार खुद ही सॉल्व करके देख लेता हूँ, फिर मैं टैली कर लूँगा। तो उसने क्या किया, उस सम को उसने रीपरफॉर्म किया एंड फिर चेक किया। तो उस चीज़ से इसी तरह से ऑडिटर भी कुछ कुछ बातों को वो दोबारा परफॉर्म करके देख सकता है कि अगर ऐसे परफॉर्म होना होता तो ये ऐसा होना चाहिए था, तो क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ है। Now, testing of internal control operating on specific computerized applications or over the overall information technology function, for example, access or program change controls. अब होता क्या है ना, बिकॉज हमारा जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस का इन्वायरमेंट है, वो ऑटोमेट होता जा रहा है। EIS में आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो बहुत सारी उसके एडवांटेजेस हैं बट डिसएडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी लैक हो जाती है ना। तो इसमें भी यही बोला है कि अगर एक्सेस ज़्यादा लोगों के पास में, या प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स जो हैं, मतलब प्रोग्राम कोई भी चेंज कर दे रहा है, उस पर प्रॉपरली कंट्रोल्स नहीं लगे हुए हैं, तो फिर वो जो भी आपका ऑटोमेट हुआ है ना, उसकी वजह से जो बिजनेस है वो रिस्कियर पोजीशन पे पहुंच सकता है। सो दैट इज़ वाई आपको इस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर उस एंटिटी ने खुद को ऑटोमेट किया है, तो उस ऑटोमेशन को प्रिवेंट करने के लिए, उस ऑटोमेशन में अगर कोई भी फ्रॉड के चांसेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए, क्या उन्होंने प्रॉपर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो लगा रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जैसे कि आप स्पेशली उस पर होता है ये जीमेल पे, कि अगर कोई आपका पासवर्ड चेंज कर देता है तो आपको फ़ौरन जो है जीमेल की तरफ से आ जाता है कि समवन हैज़ चेंज योर पासवर्ड। फिर आप उसको रिकवरी आईडी वगैरह से चेक कर सकते हो कि किसने आपका जो जीमेल अकाउंट है उसके साथ में छेड़खानी की है। तो वो क्या हो गया, वो इंटरनल कंट्रोल हो गया। इसी तरह से एंटिटी को भी मतलब कुछ ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए कि एक तो लिमिटेड लोगों के पास में उस चीज़ का एक्सेस हो और पासवर्ड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। और उन लिमिटेड लोगों को भी बारी बारी चेक कर लेना चाहिए, एक टाइम टू टाइम उनको ये चेक रखना चाहिए कि जैसे अगर कोई भी अदर बंदा, मतलब जितने लोगों के अलावा और कोई अदर बंदा अगर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को फ़ौरन उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड वो क्विक एक्शन ले पाएँ, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी हो गई। ये चीज़ें आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जब आप उस एंटिटी के कंट्रोल्स को चेक करोगे तो आप इस चीज़ को टेस्ट करोगे। Now, while obtaining audit evidence about the effective operation of internal controls, the auditor considers how they were applied, the consistency with which they were applied during the period, and by whom they were applied. तो जब आप मतलब इस चीज़ का एविडेंस लोगे ना कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो ठीक से परफॉर्म हुए हैं या नहीं, तो सबसे पहली बात तो आप क्या चेक करोगे कि वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक से परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब जैसे डिज़ाइन हुए वैसे ही परफॉर्म हो रहे हैं। कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड का मतलब ये हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही हुआ या सिर्फ मिड में ही हुआ, कंसिस्टेंटली परफॉर्म हुए हैं एंड वो किसने परफॉर्म किए हैं, जो बंदा उस चीज़ के लिए ऑथराइज था उसी ने वो काम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने कर दिया। तो ये 3 बातें आपको चेक करनी होगी। ना द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइजेज दैट सम डेविएशंस मे हैव अकर्ड। तो ये जो इफेक्टिव ऑपरेशन है ये बोलता है कि कुछ डेविएशंस हो सकती हैं, मतलब इंटरनल कंट्रोल के बाद में भी आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो मिल ही नहीं सकती है कि रिस्क प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब इफेक्टिव ऑपरेशन के बाद में भी कुछ डेविएशंस रह सकती हैं। डेविएशंस फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल्स में बी कॉज्ड बाय सच फैक्टर्स सच एज चेंज इन की पर्सनल, सिग्निफिकेंट सीजनल फ्लक्चुएशंस इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड ह्यूमन एरर्स। अब होता क्या है ना, कंट्रोल्स तो लग जाते हैं बट एंटिटी के अंदर तो सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। जैसे जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट वाले लोग थे उन्होंने ही फर्म को छोड़ दिया, या फिर सीजनल फ्लक्चुएशंस आ गई, ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम में एकदम से बढ़ गए या कम हो गए, या ह्यूमन एरर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो उन सिचुएशंस की वजह से कभी कभी कितना भी इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम आप लगा लीजिए बट उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन होने का रिस्क रहता ही है। तो when deviations are detected, the auditor makes specific inquiries regarding these matters। और अगर वो deficiencies auditor detect कर लेता है तो वो उन चीज़ों के लिए एक proper inquiry करता है। Particularly the timing of changes in key internal control functions, the auditor then ensures that the test of controls appropriately covers such a period or change or fluctuation।
तो फिर जो ऑडिटर है ना वो इस चीज़ को एश्योर कर लेता है कि जो इन्होंने कंट्रोल्स बना रखे हैं तो वो इन डेविएशंस को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। कुछ इन्होंने इस चीज़ के लिए प्रॉपर मेजर लिया है कि अगर इनकी जो एंटिटी है उसकी सिचुएशन में कुछ चेंज आ गया, जैसे पर्सनल ने चेंज कर दिया मतलब लोगों ने, या फिर कुछ और ऐसा हो गया तो वो लोग क्या करेंगे, तो ये चीज़ उसको एश्योर करनी पड़ेगी उन लोगों से, ठीक है ना। तो द ऑडिटर देन इंश्योर्स दैट द जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो अप्रोप्रिएटली कवर कर रहे हैं ऐसे पीरियड को या फिर ऐसी चेंज को। तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर शुड इवैल्यूएट वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर डिजाइंड एंड ऑपरेटिंग एज कंटेम्पलेटेड इन द preliminary assessment of control risk. The evaluation of deviations may result in the auditor concluding that the assessed level of control risk need to be revised. मतलब और अगर ऑडिटर को लग रहा है कि ये डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसको जो है वो अपना जो लेवल है कंट्रोल रिस्क का उसको रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ रिस्क बढ़ जाएगा जहाँ डेविएशंस इंटरनल कंट्रोल में ज़्यादा होंगी। इन सच केसेस द ऑडिटर वुड मॉडिफाई द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें ये बोला कि ऑडिटर को ये देखना होगा कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं तो कंट्रोल्स ने इन डेविएशंस का इंतज़ाम कुछ कर रखा है या नहीं। फिर सेकंड चीज़ इन्होंने ये बोली कि अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविएशंस हैं तो उसको अपना कंट्रोल रिस्क जो है वो जो उसने असेस किया था कंट्रोल रिस्क उसको रिवाइज करना होगा, बिकॉज रिस्क जो है वो यहाँ बढ़ गया, बिकॉज डेफिशिएंसी बढ़ गई। तो उस केस में उसको अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट भी रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिवाइज होगा तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज होगा। बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट बेस्ड इन द रिजल्ट्स ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर, द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क इज कन्फर्म्ड। अब किसी भी ओपिनियन से पहुंचने से पहले हमारा ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है, पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है, फिर उसी के बेसिस पे हम लोग ओपिनियन दे देते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ मटीरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, मटीरियल बट परवेसिव है और लग रहा है कि हमें जो भी मतलब मिलना था वो मिल गया है एंड उसमें बहुत ज़्यादा मिस स्टेटमेंट है, या फिर यहाँ पे जो है हमारी लिमिटेशन लगा दी है स्कोप ऑफ ऑडिट पे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेविएशंस है, तो फिर आप क्या दोगे, आप दोगे एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इन्होंने यही बोला है कि फाइनल रिस्क असेस करने से पहले पहले ना बिफोर कंक्लूजन उसको एक तो अपनी रिस्क फाइनल कर लेनी चाहिए, किसी भी कंक्लूजन देने से पहले ऑडिटर को अपनी रिस्क कंफर्म कर लेनी चाहिए, यहाँ तक कि उसको रिस्क कंफर्म कर लेनी चाहिए। मतलब उसको लग रहा है कि अगर डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं तो उसको अपना कंट्रोल रिस्क जो असेसमेंट है उसको रिवाइज कर लेना चाहिए एंड उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कंक्लूजन देने से पहले, ओपिनियन देने से पहले। इन केस deviations from the prescribed accounting and internal control systems, the auditor would make specific inquiries to consider their implications. और वो क्या करेगा, यहाँ पे उन्होंने क्या लाइन दी है, इन केस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अगर डेविएशंस हैं तो वो इंक्वायरी तो करता ही और उसकी इम्प्लीकेशंस जानता है। तो वेयर ऑन द बेसिस ऑफ सच इंक्वायरीज द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द डेविएशंस आर सच दैट प्रिलिमिनरी कंट्रोल रिस्क इज नॉट सपोर्टेड, he would amend the same unless audit evidence obtained from other test of control supports that assessment। अब इन्होंने ना जो पीछे चीज़ दे रखी थी वही चीज़ बोल दी है, जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था कि रिस्क असेसमेंट को इन्हें रिवाइज करना होगा, तो इसमें भी ये यही बोल रहे हैं कि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे, डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर, डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, अगर डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं तो उसको अमेंड करना होगा। तो वो अमेंड तब तक नहीं करेगा अनलेस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सपोर्ट दैट असेसमेंट। मतलब उसने बहुत सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे, एक जगह उसको डेविएशन मिल गई, लेकिन अगर अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ क्या हो गई, डेविएशंस उसको मिल गई एंड उस डेविएशंस की वजह से वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो ये चीज़ उसको देखनी होगी। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अदर टेस्ट वेयर द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क नीड टू बी रिवाइज, तो उसको मॉडिफाई करना होगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिपीटिव है ये पूरा, ठीक है, रिपीटेटिव है। Now it has been suggested that actual operation of internal control should be tested by the application of procedural test and examination in depth। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो एक्चुअल एप्लीकेशन आप कर रहे हो ना इंटरनल कंट्रोल का, वो टेस्टेड होना चाहिए बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जहाँ उसको लगेगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
या फिर उसको लगेगा कि उसको यहाँ की एक्चुअल ऑपरेशन चेक करना है तो वहाँ उसका इन डेप्थ एग्जामिनेशन करेगा. प्रोसीजरल टेस्ट सिंपली मीन टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोसीजर्स laid down by the management in respect of initiation, authorization, recording and documentation of transaction at each stage through which it flows. प्रोसीजरल टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये बार बार बोल रहे हैं प्रोसीजरल टेस्ट इन डेप्थ एग्जाम. तो प्रोसीजरल टेस्ट क्या होता है? प्रोसीजरल टेस्ट का सिंपल सा ये मतलब है टेस्टिंग ऑफ द कंप्लायंस विद द प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन, ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग. मतलब जो भी कंप्लायंस है ना, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ठीक है. प्रोसीजरल टेस्ट मतलब ये चीज़ चेक करना कि जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी है जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, उसने जो कंप्लायंस ले डाउन किए हैं, जो उसने पॉलिसीज़ लगा रखी हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन, ऑथराइजेशन, वो सारी की सारी फॉलो हो रही हैं ट्रांजेक्शन के हर स्टेज पर, ठीक है. ऑफ ट्रांजेक्शन एट ईच स्टेज थ्रू विच इट फ्लोज. तो मतलब प्रोसीजरल टेस्ट का ये मतलब होता है टेस्टिंग ऑफ द कंप्लायंस विद द प्रोसीजर्स. जो प्रोसीजर्स ले डाउन हुए हैं मैनेजमेंट से, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन, ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये जो भी बातें एंटिटी में हुई हैं, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ में कंप्लाई कर रही हैं. तो ये चीज़ आपको टेस्ट करनी होती है और इन डेप्थ एग्जामिनेशन में आपको और चीज़ें चेक करनी होती हैं. तो इन्होंने प्रोसीजर्स फॉर सेल्स, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है प्रोसीजरल के लिए कि इनिशिएशन मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है. सेल्स का इन्होंने दिया है बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ऑर्डर द पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रेलिवेंट आर्टिकल शुड बी नोन टू असर्टेन वेदर द ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड इन टाइम. मतलब ये कि सपोज ऑर्डर आपको रिसीव हुआ, ठीक है, आपने अपना ऑनलाइन कुछ कर रखा है. सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फ्लिपकार्ट का, ठीक है. तो फ्लिपकार्ट पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है. तो मैंने जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसके पहले मेरे को या तो दिखता है आउट ऑफ स्टॉक या दिखता है मुझे इन स्टॉक. तो अगर जो सिस्टम है उसी को ही नहीं पता होगा स्टॉक में है या नहीं है, तो मुझे क्या कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है? नहीं दे सकता. तो यही बोल रहे हैं कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले ना आपको पोजीशन जाननी होगी इन्वेंट्री की, ठीक है, कि वो है भी या नहीं है. एंड एडवाइस अंडर द ऑथराइजेशन. फिर सेकेंड स्टेप हमारा गया, ये तो आपका हो गया इनिशिएशन, ठीक है. सेकेंड आपका क्या है? ऑथराइजेशन. तो एडवाइस अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ सेल्स मैनेजर शुड बी सेंड टू द पार्टी प्लेसिंग द ऑर्डर इंटरनल रेफरेंस नंबर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर. अब इसके बाद में सपोज वो इन स्टॉक है, इनिशिएशन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया. तो बिकॉज इन्वेंट्री चेकिंग क्या हो गया? इन्वेंट्री चेकिंग प्रोसीजरल टेस्ट का पार्ट हो गया कि जब भी कोई सेल अगर आपको करनी है सबसे पहले आपको इन्वेंट्री चेक करना होगा. सेकेंड इन्होंने क्या बोला है, वो जो भी प्रोडक्ट सेल करना है वो अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए सेल्स मैनेजर के थ्रू, ठीक है. तो इन्होंने यही बोला है कि जो ऑथराइजेशन है वो जो सेल्स मैनेजर है उसका, जो पार्टी जो बायर उसको परचेज कर रहा है उस तक पहुंचनी चाहिए. दिस एडवाइस शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्म एंड कॉपी देयर ऑफ शुड बी फॉरवर्डेड टू द इन्वेंट्री सेक्शन टू इनेबल इट टू प्रिपेयर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर इन टाइम. तो अगर मतलब वो ऑथराइज्ड है तो वह इन्वेंट्री में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा. तो ऑथराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. फिर इसके बाद में द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू द पार्टी शुड बी द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड. ऑथराइजेशन में मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ. सपोज कुछ जो ब्रांड्स होती हैं ना, वो वेरियस साइट्स पे होती हैं एंड कुछ ऐसी ब्रांड्स होती हैं जो सिर्फ कुछ लिमिटेड साइट्स पे ही मिलती हैं, ठीक है. तो जैसे जो आपका लेडीज़ वेयर का एक बीबा का होता है एंड बहुत सारे होते हैं. मैं इसको एज एन एग्जांपल नहीं ले रही हूँ बिकॉज एज अ गर्ल मैं यही सारी गर्ल्स वाली ही मेरे को ब्रांड्स का ज़्यादा आइडिया है, तो वो बॉयज़ को समझ में नहीं आएगा. तो दैट इज़ वाई एग्जांपल ना लेकर के एक सिंपल सी मैं बात बताती हूँ कि जैसे ब्रांड्स हैं तो वो कुछ ब्रांड्स जो होती हैं ना वो कुछ ही साइट्स पे होती हैं. तो उससे क्या होता है ना, उससे ये होता है कि जैसे सपोज़ कोई ब्रांड एक्स है, ठीक है. तो वो जो ब्रांड एक्स है वो पहले तो उस वाली जो वेबसाइट थी उसके साथ में उसका कॉन्टैक्ट था, तो उस वजह से कस्टमर्स जो थे वो कनेक्टेड थे. बट हुआ क्या, ब्रांड एक्स का और जो वेबसाइट थी उन दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हो गई एंड उन दोनों के बीच में फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया. तो उस वजह से क्या हुआ ना, कस्टमर को ये शो हो रहा है कि वो जो भी प्रोडक्ट है तो वो क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है या फिर वो अथॉरिटी में है या नहीं है. तो ये चीज़ें जो हैं ये कस्टमर को पता होनी चाहिए. तो ये हो गया आपका ऑथराइजेशन. फिर इसके बाद में आपका थर्ड है रिकॉर्डिंग. तो रिकॉर्डिंग में द क्रेडिट
period allowed to the party should be the normal credit period. For any special credit period, a special authorization of the sales manager would be necessary. अब अगर सपोज वो क्रेडिट पे परचेस हो रहा है, ठीक है, जो सेल्स हो रही है क्रेडिट वाली हो रही है वो, तो उसके लिए एक तो वो जो क्रेडिट पीरियड है वो नॉर्मल होना चाहिए, और अगर वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है तो स्पेशल ऑथराइजेशन, उसको सेल्स मैनेजर को स्पेशल ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। तो ये भी आपका ऑथराइजेशन का ही हो गया, ये दोनों ऑथराइजेशन के ही हो गए। फिर उसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। तो द रेट एट विच द ऑर्डर हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड अदर टर्म्स अबाउट द ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो मतलब रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सारी की सारी क्या चल रही है, प्रोसीजरल टेस्टिंग चल रही है। तो एक ऑडिटर हो आप, टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद में फोर्थ है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो क्लियरली स्पेसिफाइड के साथ रिकॉर्डिंग के साथ में बिफोर डिसाइडिंग अपॉन द क्रेडिट पीरियड अ रेफरेंस शुड बी मेड टू द क्रेडिट सेक्शन टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी एंड पर्टिकुलरली वेदर द पार्टी हैज़ ऑनर्ड इट्स कमिटमेंट्स इन द पास्ट। अब अगर सपोज कोई कस्टमर आपका बहुत प्रीवियसली आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, वो क्रेडिट परचेसेस करता है आपसे, एंड सपोज उसका जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो ही अगर अच्छा नहीं है या अच्छा है भी, तो ये चीज़ का आइडिया आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपके पास में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। रिकॉर्ड मेंटेन करना तो ये हो गया, रिकॉर्डिंग का मतलब कि टर्म्स वगैरह सब रिकॉर्ड हो रही हैं, स्पेसिफाई हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हो गया जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उनके मेंटेनेंस। तो वो चीज़ आप कैसे चेक करोगे, अगर आपको लगेगा कि इस कस्टमर ने पास्ट में हमारा पैसा हमें वापस ही नहीं किया है तो आप उसको क्रेडिट दोगे ही नहीं। तो ये चीज़ आप तभी डिसाइड कर सकते हो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये चीज़ हो गई डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो एज एन ऑडिटर आप प्रोसीजरल टेस्टिंग में ये सारी की सारी चीज़ें चेक करेंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने दिया है ऑडिटर टेस्टिंग द इंटरनल कंट्रोल्स ऑन सेल्स शुड इनवेरिएबली टेस्ट वेदर एनी ऑफ द एफोर्सेड प्रोसीजर्स हैव बीन ओमिटेड। तो अब जब ऑडिटर है वो टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स कर रहा है तो उसको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें से कोई चीज़ ओमिट हुई है। तो इफ़ क्रेडिट हैज़ एक्चुअली बीन ग्रांटेड विदाउट अ रेफरेंस टू द क्रेडिट सेक्शन टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब फिफ्थ वाला स्टेप करे बिना ही, क्रेडिट वर्दीनेस जाने बिना ही क्या दे दिया आपने, क्रेडिट पे दे दी चीज़, तो it is possible that the amount may prove bad because of the financial crisis or deadlock in the management of the party। मतलब उसने पहले का पैसा तो वापस नहीं किया था, फिर से क्रेडिट पे दे दिया, तो अब वाला भी पैसा एक डाउटफुल डेट बन सकता है। अ फैक्ट विच कुड हैव बीन ईजिली गैदर्ड फ्रॉम द क्रेडिट सेक्शन, मतलब वो चीज़ अगर आपने डॉक्यूमेंट करी होती तो आपको ईजिली पता लग जाता, बट बिकॉज यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं था तो इसलिए कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मतलब ये अगर ये प्रोसीजरल टेस्टिंग करोगे एंड इसमें से कोई भी स्टेप आपको ओमिटेड लग रहा है तो मतलब जो कंपनी है उसने अपने डुबाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है, मतलब रिस्कियर सिचुएशन में वो जा रही है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है, इफ़ एन ऑर्डर इज रिसीव्ड विदाउट अ रेफरेंस टू द इन्वेंट्री सेक्शन इट इज़ लाइकली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेंट्री ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर मे बी डिलेड एंड द कंपनी मे हैव टू कॉम्पनसेट द बायर फॉर द डैमेजेस सफर्ड बाय हिम। तो ये ऐसा मेरे साथ में हुआ है, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया था, कोई आई गेस कुछ अपना प्रोडक्ट ही ऑर्डर किया था मैंने, कुछ कपड़े वपड़े ही ऑर्डर किए थे। तो उससे क्या हुआ था, मेरा उन्होंने जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे डिस्पैच उन्होंने दिखा दिया कि मतलब आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो गया। मेरे को प्रॉपर ट्रैकिंग भी शो हो रही थी कि 3 to 4 डेज़ में आपको ये डिलीवर हो जाएगा, बट जैसे ही सेकेंड डे हुआ एकदम से मेरा ऑर्डर आ गया कैंसिल एंड इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। अब ये चीज़ अगर मुझे पहले पता होती कि आउट ऑफ स्टॉक है तो फिर क्या होता, तो फिर मैं उसको प्लेस ही नहीं कर पाती ना, और मैं मतलब फालतू में मेरा टाइम बर्बाद ही नहीं होता उसको प्लेस करने में। अब बिकॉज उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया तो फिर मैंने उनको बहुत सुनाई थी। तो ये वही हो गया कि उससे उनकी इमेज जो थी वो मेरे लिए, मेरे दिमाग में उनकी इमेज ख़राब हो गई। ठीक है, मैंने उनको सुनाया एंड अब मैं मतलब आई डोंट थिंक कि मैं अब कुछ ऐसे परचेज़ करूँगी, बिकॉज़ उनका भरोसा ही नहीं है ना कि वो चीज़ स्टॉक में होगी या नहीं होगी। तो वही है कि सिमिलरली इफ़ एन ऑर्डर इज़ रिसीव्ड विदाउट अ रेफरेंस, अगर ऑर्डर आपने ले लिया फिर आपको बाद में पता लगा कि इन्वेंट्री में वो है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, मंगवा भी लोगे ना तब भी डिले हो जाएगा वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कंपनी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी एंड उनको हो सकता है कि बायर्स को कॉम्पनसेट भी करना पड़े, ठीक है। हालाँकि मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया था, बट हो सकता है कि मतलब अगर मैंने सपोज़ एडवांस में कुछ पेमेंट वगैरह कर दिया होता तो मैं फिर कॉम्पनसेशन उनसे मांगती। तो वही चीज़ हो गई कि उनको कंपनी की एक तो रेपुटेशन ख़राब हो सकती है इस केस में, और डैमेजेस भी सफ़र हो जाएंगी। तो एक ऑडिटर है वो ये सारी चीज़ें तो चेक करेगा ही ना। सो दैट इज़ वाई
ऑडिटर बिकॉज ये सारी चीज़ें चेक करेगा, तो मतलब प्रोसीजरल टेस्टिंग में अगर उसको लगेगा कोई भी स्टेप में मिस हो रहा है तो वो उस अकॉर्डिंग ओपिनियन देगा कि कंपनी जो है वो रिस्कियर सिचुएशन में है, मतलब एक तरह से वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। बहुत सारे वो टेस्ट करेगा एंड अगर उसको लगेगा कि मतलब रिस्क है तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। तो आपका ये वाला टॉपिक ओवर हो गया ना, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 34 minutes video has been recorded, so that is why I don't think that English explanation in this video would be appropriate. So that is why I'll make a separate video for the English explanation, and the students who have watched my video in Hindi, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है then please do like it and please give your feedback through the comment section. मुझे बहुत अच्छा लगता है when I receive appreciation, and उन सारी appreciation को देखकर ही मैं मोटिवेट होती हूँ उन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में। मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है बट स्टिल मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करती हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आई फील दैट आई एम एबल टू हेल्प यू ऑल, एंड आप लोगों की तरफ से भी मुझे बस यही चाहिए, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। एंड अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स, टू योर जूनियर्स, सो दैट उनको भी हेल्प मिल पाए। मैं ये कंटिन्यू ही रखूँगी जहाँ तक है ऑडिट का स्पेशली, ठीक है ना। तो अगर आपको हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ डू हेल्प मी बाय सपोर्टिंग मी, ओके। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ओके। सो एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड थैंक यू सो मच।